आपका स्वागत है हमारे हिंदी मीडियम कोचिंग चैनल पर। आज हम मुद्रा और साख का लेक्चर नंबर 2 देख करने वाले हैं। और अगर आपको इसका लेक्चर नंबर 1 देखना है तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला टॉपिक है बैंक में निक्षेप। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। इसी समय पर लोगों को रोजगारी की आवश्यकता के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने एक आखिरकार में वेतन वाले मजदूर के अतिरिक्त नगद होता है। लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं? वे इस बैंक में अपने नाम का खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं, इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोग का धन बैंकों में सुरक्षित रहता है और इस पद पर भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, क्योंकि बैंक खाते में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। इसलिए इस जमा को मांग जमा भी कहा जाता है। मतलब कि जो बैंक निक्षेप है, इसमें जो लोग हैं वो अपनी मुद्रा किसी जरूरी काम के लिए रखते हैं, निकालने के रोजगार के लिए रखते हैं। जैसे कि एक किसान है, वो खेती कर रहा है और उसने अपना एक बैंक में अकाउंट खोल रखा है और वो अभी उसने बैंक में हर महीने पैसे जमा कराता है। तो फिर ऐसी एक बार उसकी फसल खराब हो जाए तो उस पर पैसे नहीं चाहिए, तो बैंक में से वो पैसे निकाल सकता है और बैंक उसे सूद भी देगा, मतलब कि मुनाफा भी देगा। और बैंक इसे निकालने से मना भी नहीं कर सकता, जितनी उसकी मर्जी होगी उतना निकाल सकता है। पर हाँ, उसे 15% रखना पड़ेगा बैंक में। इसे एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए हर एक महीने, मतलब कि एक मजदूर है, हर एक महीने उसका वेतन होता है, हर एक महीने उसे पैसे मिलते हैं। जैसे कि आपके घर वालों को हर महीने सैलरी मिलती है, वैसे इस मजदूर को हर महीने सैलरी मिलती है। तो ये लोग इस नगद का करते क्या होंगे? ये इस नगद को अपने नाम बैंक में अपने नाम का एक खाता खोलते हैं। जैसे कि गणेश नाम है तो गणेश नाम का एक खाता खोल दिया, बिहार से है तो वो बिहार के किसी बैंक में अपना खाता खोलेगा और उसमें जो उसे पैसे मिले हैं हर महीने, उसमें सारे नहीं, थोड़े से बैंक में जमा करा गया कि जिससे उसको जरूरत हो तो वो निकाल सके और उधर उसका पैसा सुरक्षित भी रहता है। और जो भी व्यक्ति अपना सामान अपने पैसे बैंक में जमा कराता है, उसका जो धन होता है वो सुरक्षित रहता है। उसमें धन में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ना आपका कोई वो धन चोरी हो सकता। और चोरी हो गया वो बैंक की जिम्मेदारी होगी, वैसे तो होएगा नहीं, पर वो बैंक के उसमें रहेगा। बैंक इससे आपको सूद भी देगा, मतलब कि आपको मुनाफा देगा, इससे आपका फायदा होगा। और आप इसे निकालने की सुविधा भी, अगर आपको किसी आवश्यकता पड़ती है पैसों की तो आप निकाल भी सकते हैं इसमें से पैसा, बैंक आपको मना नहीं कर सकता। और इसे मांग जमा भी कहते हैं कि आपकी मांग है, मुझे निकालने हैं तो आप निकाल सकते हैं। आपके अकाउंट में 4000 रुपये जैसे कि, और आपको 2000 रुपये निकालने हैं तो आप निकाल सकते हैं। बैंक बिल्कुल भी आपको मना नहीं कर सकता। तो हमारा दूसरा है औपचारिक और अनौपचारिक साख क्षेत्र। हमने अक्सर देखा है कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण को 2 वर्गों में बांटा गया है। ऋण का मतलब होता है उधार लेने के जो स्रोत है उसको 2 वर्गों में बांटा गया है, एक है औपचारिक, एक है अनौपचारिक। तो हम पहले बात करते हैं औपचारिक की, बाद में औपचारिक क्षेत्र। औपचारिक क्षेत्र में बैंक और सहकारी समितियां कर्ज लिया जाता है। मतलब कि जो औपचारिक क्षेत्र है उसमें बैंक और
सहकारी समितियां आती हैं, उनसे कर्ज लिया जाता है, मतलब कि ऋण लिया जाता है। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ऋणों ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। जो हमारा आरबीआई ये बैंक होता है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये बैंक की जो औपचारिक क्षेत्र के इस पे नजर रखता है, इनकी कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। हमने देखा है कि बैंक अपनी जमा का न्यूनतम नकद अपने पास रखते हैं। जो बैंक में लोगों ने अपने पैसे जमा कर रखे हैं, उसमें थोड़ा सा बैंक अपने पास रखता है, बाकी का ब्याज पे दे देता है, ऋण पे दे देता है। आरबीआई आरबीआई नजर के साथ नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं, मतलब कि वास्तव में बैंक के पास नगद है या नहीं है, ये सारे ऋण पे दे दिए है। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने, जो हमारा आरबीआई बैंक होता है वो इस पर नजर रखता है कि जो लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायी और व्यापारी की ही ऋण मुहैया नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जो बड़े व्यवसायी होते हैं, व्यापारी होते हैं, कहीं इनको ही बस वो ऋण तो नहीं दे रहे, कहीं इनको ही दे रहे हैं, औरों को नहीं दे रहे हैं, इसकी भी नजर रखता है वो। बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहा है, मतलब कि आरबीआई इस पे नजर रखता है। जो छोटे मोटे बैंक हैं, कहीं वो बड़े व्यवसायी, व्यापारियों को ही कर्ज तो नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो उनको कर्ज देंगे तो उनको उससे लाभ होएगा, परंतु वो छोटे किसान, छोटे उद्योग, छोटे कर्जदारों, इनको कर्ज देंगी तो इनसे इनको मुनाफा होता है, बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। इसलिए ये देखती हैं कि जो बैंक है वो सबको ऋण दे रहा है, नहीं दे रहा है। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, समय समय पर बैंकों द्वारा को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वह कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज दर क्या है, मतलब कि जो बैंक है वो आरबीआई को जानकारी देते हैं कि हमने किन किन को कर्ज दिया है, मतलब कि ऋण दिया है, और कितने ब्याज पे दिया है और कितना दिया है। भारत में अनौपचारिक क्षेत्रक उधारदाता वो होता है जो उधार देता है। उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, व्यापारी आते हैं। ये अनौपचारिक क्षेत्रक में स्वतंत्र ऋणदाताओं वही जो उधार देता है। ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाला कोई संस्था नहीं है। ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। मतलब कि ये अनौपचारिक क्षेत्रक होता है, इसमें मालिक आते हैं, साहूकार आते हैं, और आपके दोस्त आ सकते हैं, आपके रिश्तेदार आ सकते हैं, और ये कहते हैं क्षेत्रक होता है जिसमें ऋणदाता की गतिविधियां इन पर कोई ध्यान नहीं देता। मतलब कि आपने देखा जो औपचारिक क्षेत्रक था उस पर आरबीआई नजर रखता है, पर जो अनौपचारिक क्षेत्रक है इस पर कोई नजर नहीं रखता। ये अपनी मर्जी से अपनी ऐच्छिक क्रिया करते हैं, मतलब कि अपनी मर्जी से इनकी जितनी मर्जी होगी ये उतनी ब्याज की दर रख सकते हैं। उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं होता, मतलब कि वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे अपने पैसे ले सकते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं होता। पर बैंक वाले ऐसे नहीं करते, वो नियमों के साथ अपना कर वापस लेते हैं। और जो ये अनौपचारिक वाले क्षेत्र होते हैं इनकी ब्याज दर भी बहुत अधिक होती है। आपने अनौपचारिक और औपचारिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ लिया। अब इन कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में, जो औपचारिक ऋणदाता उनकी तुलना में अनौपचारिक क्षेत्रक के ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। मतलब कि सुनिए आप, औपचारिक क्षेत्रक होता है इसकी ब्याज दर निश्चित रहती है, ये अपनी मर्जी से ब्याज दर तय नहीं करता। जो अनौपचारिक क्षेत्रक है इसमें ब्याज दर
आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक चेक वो तय करती है। इनके अलावा उसमें कोई और तय नहीं करता। इसलिए जो है ये कम पैसा वसूल करते हैं। और जो अनौपचारिक क्षेत्रक है, ये अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना ऋण की दर रख सकते हैं, ब्याज की दर रख सकते हैं। और ये जो जिनको ऋण देते हैं उनसे ब्याज की दर बहुत ऊंची ऊंची रखते हैं, 20%, 30% इतनी इतनी ब्याज की दर रखते हैं, जिनसे इनको बहुत फायदा होता है। इसीलिए उन अनौपचारिक ऋण कर्जदाताओं होते हैं जो कर्ज देते हैं, कर्जदाताओं को अधिक महंगा पड़ता है। मतलब कि जो अनौपचारिक क्षेत्रक होते हैं ये किसी को ऋण देते हैं तो उससे अत्यधिक ब्याज लेते हैं, तो उन्हें जितना उन्होंने दिया उससे कहीं ज्यादा उनको वापस मिलता है। और हमारा चौथा पॉइंट है ऊंची ऋण लागत का अर्थ। मतलब कि जो ऊंची ऊंची का मतलब ऊंची ऋण का मतलब उधार, मतलब कि ऊंची और ऋण की लागत है, उधार की लागत है, उसका क्या अर्थ है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार। कर्जदार वो होता है जो कर्ज लेता है। कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। मतलब कि सुनिए, मुझे ऊंची ऋण लागत है, इसका अर्थ है अगर किसी की ऋण की लागत ऊंची है तो उसका जो आय जो जो जितना वो महीने में कमाता है, अगर वो महीने में 5,000 रुपये कमा रहा है तो उसका जो अधिकतर हिस्सा है वो ऋण में ही खर्च हो जाएगा। ऋण अदायगी मतलब ऋण देने में ही खर्च हो जाएगा। उधार देने में उसका 5,000 कमाता है, 3,000 देने में 3,000 उसे ऋण देना पड़ेगा, उधार देना पड़ेगा, उसने लिया था। तो जो ऊंची ऋण की लागत होती है उसका अर्थ ये होता है। इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है। अब देखिए उसको 5,000 कमाता है, 3,000 उसने वापस कर 3,000 ने उधार दे दिए, जिनने ऋण लिया था उसने वापस कर दिया। अब बचे कितने उस पर 2,000 रुपये। अब देख कितने कम पैसे बचे हैं, इतने में वो कैसे अपना गुजारा करेगा। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार आय से भी अधिक हो जाती है। मतलब कि सुनिए, अब देखिए उधार लिया है तो वो तो देना ही पड़ेगा, पर एक कमी है। कुछ मामलों में जो ऋण की ऊंची ऊंची ब्याज दर होती है, आपने ऋण लिया है किसी से, आपने ऋण में किसी से लिए 5,000 तो उधार लिए हैं, उसने आप पे लगा 10% ब्याज, तो ये आपके जो 5,000 है आगे चलते चलते ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जिसे चुकाने में आपको तकलीफ होगी। और इतने हो जाएंगे आपकी जो 5,000 आय है ये 5,000 से 10,000 हो जाएंगे, आपको 10,000 देने पड़ेंगे। इसलिए कुछ मामलों में जो ऋण की ऊंची ब्याज दर होती है, कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी ज्यादा हो जाती है। वही बात, अगर आप नहीं कर पाए, आपको थोड़ा बहुत टाइम लग गया, तो जितना आपने लिया उससे भी ज्यादा आपको ऋण में वो ब्याज में चुकाना पड़ेगा। आपने लिए हैं 3,000 2,000 लिए हैं, आपको चुकाना पड़ेगा 10,000 12,000 ऐसे ऐसे। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। जो ये ब्याज की दर ज्यादा है इसके कारण जो उधार है उसका बोझ बढ़ जाता है और ऋण जाल में फंस जाता है। ऋण जाल क्या है, और हम अपने 5वें पॉइंट में इसी समझने वाले हैं। ऋण जाल वह जाल है जिसमें कोई व्यक्ति ऋण लेकर ऋण नहीं चुका पाते हैं और उन पर अत्यधिक ऋण बढ़ जाता है और उनकी पूरी जिंदगी ऋण चुकाने में ही चली जाती है। मतलब कि सुनिए, आप एक बिहार का बंदा है गणेश, उसने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए हैं। अब उसने लिए हैं अनौपचारिक क्षेत्र से, औपचारिक से नहीं अनौपचारिक क्षेत्र से उन्होंने लिया है 10,000 रुपये ऋण लिया है, उधार पे लिया है। उसने ब्याज लगा दिया 20%, किसी अपने दोस्त या किसी से रिश्तेदार से ले लिया, उसने 20% ब्याज लगा दिया और उसके 10,000 पता नहीं कम में कब 20,000 बन जाएंगे, नहीं चुका पाया 30,000 40,000 ऐसे बढ़ते जाएंगे और इसी के चक्कर में ऋण जाल में फंस जाएगा।
इसका जो इसकी जिंदगी है वो ऋण चुकाते 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 निकल जाएगी, और उसे ऋण जाल कहते हैं, उसे ही ऋण जाल कहते हैं। और आपकी पूरी जिंदगी ऋण देने में ही निकल जाएगी। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं। अब देखिए औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र हैं, इसकी कुछ विशेषता भी हैं। पहले हम औपचारिक से जो ऋण लेने का जो लाभ है वो समझते हैं। औपचारिक क्षेत्र से ब्याज दर की मांग, जो ब्याज की दर होती है वो नियमित निश्चित रहती है, मतलब कि वो ना ज्यादा होती है, कोई उसे ज्यादा नहीं कर सकता ना उसे कोई कम कर सकता, वो निश्चित रहती है। इसमें बैंक सहकारी समितियां आती हैं, और इसमें बैंक और सहकारी समितियां आती हैं, और ये कंपनी और ये अपनी मर्जी से ब्याज दर तय नहीं करते, और ये अपनी मर्जी से ब्याज दर तय नहीं कर सकते कि 5% है, अपनी मर्जी से 6%, 10% नहीं कर सकती। इसका बस ये करने का आदेश सिर्फ आरबीआई को है। ये औपचारिक क्षेत्र की ब्याज दर आरबीआई तय करता है। ये जो औपचारिक क्षेत्र होता है इसकी ब्याज दर आरबीआई तय करता है, परंतु इससे ऋण लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज की महत्वपूर्ण सामग्रियों की जरूरत होती है। मतलब कि आप इससे ये नहीं कि आपकी जान पहचान है तो आप इससे ऋण ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए दस्तावेज आपके होने चाहिए, और जो सामग्री होती हैं, जैसे कि आप किसी चीज की होम लोन ले रहे हैं और आपने अपनी जमीन गिरवी रखवाई है, तो उसके आपके पास पेपर होने चाहिए, सब चीज होनी चाहिए, जब भी बैंक उसके बदले आपको ऋण देगा। जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में अनपढ़ और गरीब लोग इसका लाभ नहीं ले पाते। अब ग्रामीण क्षेत्र में हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, और हर किसी के पास हर चीज नहीं होती, इसलिए इसी चक्कर में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इसका लाभ नहीं ले पाते, और वो अनौपचारिक क्षेत्र की तरफ खिसते चले जाते हैं। औपचारिक क्षेत्र में आपकी वस्तु पूर्ण रूप से सुरक्षित रहती है, और जो आपने औपचारिक क्षेत्र में जो गिरवी के आधार पर कोई जो चीज रखवाई है, आपने कोई सोना चांदी जमीन के कागजात कुछ भी रखवाई है, वो आपकी सुरक्षित रहती है, इसको कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेना, इसमें साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, उधारदाता आते हैं। मतलब कि अनौपचारिक क्षेत्र हैं, यह बताया था आपको, इसमें साहूकार आ जाते हैं, व्यापारी आते हैं, आपके मालिक आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, दोस्त, ये सब उधारदाता होते हैं। उधारदाता वही जो उधार देता है, और इसमें जो ब्याज की दर होती है वो ज्यादा होती है। मतलब कि इसमें जो ब्याज की दर है ये अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं। ये आपके साहूकार हो गए, मालिक हो गए, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, ये अपनी मर्जी से ब्याज की दर तय कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा होती है, जिसे चुकाना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें आपकी चीजें ज्यादातर सुरक्षित नहीं रहती। आपने कोई सोना गिरवी रखवाया है, और आपके जो अनौपचारिक क्षेत्र हैं, आपके साहूकार हैं, व्यापारी हैं, मालिक हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, ये आपको सोना, जैसे कि आपने रखवाया 1 ग्राम सोना रखवाया, उसकी कीमत है 10,000 है उसकी कीमत, तो ये आपको 10,000 नहीं देंगे, ये आपको बैंक वाले हैं वो भी पूरे नहीं देते, वो आपको जैसे कि 8 या 9,000 दे देंगे। तो ये अनौपचारिक वाले हैं, ये अनौपचारिक क्षेत्र के, ये आपके सोने के कम से कम 7,000 या 6,000 देंगे, और इनको बस लिख गया, और इनको पता है कि आगे चल के सोने की कीमत बढ़ जाएगी, तो ये आपको ये सोना है, इसे लेकर भाग भी सकते हैं। इसी चक्कर में आपकी जो चीज होती हैं ये अनौपचारिक क्षेत्र में सुरक्षित नहीं रहती। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर एंड खत्म होता है, और अगली वीडियो में मतलब कि एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, वो आप देख लेना, वो आप पेपर में आ सकते हैं। और जो अनौपचारिक और जो औपचारिक क्षेत्र है इसको आप ध्यान से पढ़ के आना, ये कई बार आता है, और जो ऋण जाल है वो भी आता है।